नमस्ते दोस्तों। 5 मार्च 2025 के जो करंट अफेयर्स उसमें जो पहली न्यूज़ है वो है मार्स के रेड कलर को लेके। क्या आप जानते हैं मार्स का ये जो रेड कलर है, मार्स ये रेड कलर का प्लैनेट है, आपको तो पता है, बट मार्स का ये रेड कलर किस आयन कंटेनिंग मिनरल के कारण उसे मिलता है? तो रिसेंटली ये पता चला है उस आयन कंटेनिंग मिनरल के बारे में जिससे मार्स को ये रेड कलर मिलता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट पहले तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ आयन कंटेनिंग मिनरल रिसेंटली लिंक टू द रेड कलर ऑफ मार्स? ए हेमेटाइट, बी जियोथाइट, सी फेरीहाइड्राइट या फिर डी मैग्नेटाइट। और इस तरह से मार्स का रेड कलर आपको देखने मिलता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी फेरीहाइड्राइट। तो अच्छे से याद रखिएगा, मार्स को जो रेड कलर मिलता है वो फेरीहाइड्राइट के कारण है। तो स्टडी ये सजेस्ट करती है कि आयन कंटेनिंग मिनरल जो है फेरीहाइड्राइट, ये मार्स पे पाया जाता है। ये जो फेरीहाइड्राइट है ये एक पुअरली क्रिस्टलाइन नैनो मिनरल है, काफी छोटा एक मिनरल होता है। इसमें 20% FeO4 और 80% FeO6 यानी पॉलीहेड्रा होते हैं। उसके अलावा ये रैपिड ऑक्सीडेशन से बनता है। ये बनने की इसकी प्रोसेस जो है वो रैपिड ऑक्सीडेशन से होती है। रैपिड ऑक्सीडेशन यानी क्या? जब भी कोई सब्सटेंस जो होता है वो कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के साथ और फिर वहां पे जो रिएक्शन होती है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने मिलती है। वो रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से, उसको रैपिड ऑक्सीडेशन बोलते हैं। उसके अलावा हाइड्रोलिसिस से भी बनता है। हाइड्रोलिसिस यानी जब कोई वाटर के कांटेक्ट में आता है तो फिर हम जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद ऑक्सीडेशन है, वैसे वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद हाइड्रोलिसिस होता है। तो ये इससे बनता है और इसका जो स्ट्रक्चर है काफी डिसऑर्डर स्ट्रक्चर है। ऐसा ऑर्डर स्ट्रक्चर आपको इसका नहीं देखने मिलता है। अगर देखा गया तो इसमें करोजन होता है। जैसे आयन पे आपको पता है जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो करोजन हो जाएगा। तो वही पहले इसमें करोजन होता है तो प्रोडक्ट ऑफ आयन है। आयरन पे करोजन होने के बाद भी रेडिश कलर आपको देखने मिलता ही है। और इस कारण जियोथाइट या फिर हेमेटाइट जो है ये भी यहाँ पे बनते हुए आपको दिखते हैं। ये कहाँ मिलता है? तो ये सॉइल्स में मिलता है, वेदर्ड रॉक्स में मिलता है, यानी जो रॉक्स टूट जाते हैं उनके अंदर आपको ये देखने मिलता है। और आयन रिच स्प्रिंग्स जो है, ऐसे स्प्रिंग्स, पानी की स्प्रिंग होती है जहां पे आयन ज्यादा है, वहां भी आपको देखने मिलता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि आयन मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया जो है वो आपको यहां पे देखने मिलता है। तो आयन मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया जो होता है वो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि वेराइटी ऑफ स्ट्रेटेजीज जो है, यानी वो आयन को एक्वायर करने के लिए ये बैक्टीरिया अलग अलग स्ट्रेटेजीज को अपनाता है और वो एब्जॉर्ब करता है, जैसे फेरस आयन को और ये सब। तो ये आयन मेटाबॉलिजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो आयन को एक्वायर करते रहते हैं और ये मेटेरॉइड्स में प्रेजेंट भी है। हमें ये भी पता चलता है, जो भी हमारे स्पेस में मेटेरॉइड्स देखने मिलते हैं उसमें भी ये पाया जाता है। तो ये याद रखेगा फेरीहाइड्राइट के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि मार्स पे पाया जाता है। तो मार्स के रेड कलर के पीछे जो आयन कंटेनिंग मिनरल है वो है फेरीहाइड्राइट। उसके बाद जो करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है लेक तांगेनिका को लेके। लेक तांगेनिका जो है विच वॉज सीन इन न्यूज, इसके बारे में भी आपको बता दो, बट ये न्यूज में देखने मिला है। वो किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप या डी साउथ अमेरिका। ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब है बी अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है तंजानिया के पास ये लेक तांगेनिका आपको देखने मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऊपर बुरुंडी भी देखने मिल रहा है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी देखने मिलता है। तो ये लेक तांगेनिका है। ये आपको देखने मिलता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो जो देश है लेक तांगेनिका के को लग के उन्होंने लॉन्च किया एक 5 ईयर प्रोजेक्ट जिससे बायोडाइवर्सिटी थ्रेट, यानी ये जो लेक है इसमें बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी यानी मैंने बताया जो वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो उसका काफी वहां लॉस हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट लाया गया 5 इयर्स का। लेक तांगेनिका जो है ये एंशियंट लेक है जो कि ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। और यहाँ पे आपको बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तांजानिया, जैम्बिया, ये देखिए जैम्बिया यहाँ पे। ये सब देश आपको यहाँ देखने मिलते हैं। तांजानिया हो गया, जैम्बिया हो गया, कॉन्गो हो गया या फिर बुरुंडी हो गया, और ये लेक तांगेनिका हो गया। ये आपको देखने मिलता है। और आपको ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द डीपेस्ट लेक है ये लेक तांगेनिका। और ये स्ट्रेच इसकी देखा गया तो 400 माइल्स इतना बड़ा ये लेक है। और ये लोकेटेड है वेस्टर्न रीफ वैली में। स्टीप लैंड जो है वो राइज होती है इसके शोर से, यानी इसके अगर आप किनारे पे जाते हैं इस लेक के तो काफ़ी स्टीप लैंड ऐसे देखने मिलती है, काफ़ी ऐसा उतार आपको देखने मिलता है, स्टीप देखने मिलती है। यहाँ पे आपको ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका को ये डिवाइड करता है एक फ्लोरल रीजन्स को, यानी जो प्लांट्स है, वेजिटेशन है, वो ईस्ट अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका के अलग है, यानी लेक के इस पार के अलग और उस पार के अलग। और ऑयल पाम्स भी आपको देखने मिलते हैं इसके शोर पे। तो इस तरह से ये लेक तांगेनिका जो है ये काफी इंपॉर्टेंट लेक है। और यहाँ पे आपको एक अफ्रीका और यहाँ दूसरा अफ्रीका, और इसको डिवाइड करता है ये लेक तांगेनिका। उसके बाद का अगला जो न्यूज में रहा है वो है वो क्वेश्चन उससे बना सकते हैं हम एक वीजा को लेके। आपको देखना है EB5 वीजा, गोल्डन वीजा या H1B वीजा, विच ऑफ द अबव इज और आर डिजाइन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर सीकिंग रेसिडेंसी इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो जिनको यूनाइटेड स्टेट्स में रहने को जाना है उनको कौन सा वीजा यहाँ पे लगता है, कौन कौन से वीजा की जरूरत होती है। यहाँ पे आपको
इन तीन में से बताना है। आपके ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ओनली 2, सी 1, 2 एंड 3 या फिर डी 1 एंड 3। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ओनली 1 एंड 2। ओनली 1 एंड 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे EB-5 वीज़ा और गोल्डन वीज़ा, ये दो वीज़ा की ज़रूरत होती है किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को अगर यूनाइटेड स्टेट्स में रहना है तो EB-5 वीज़ा या गोल्डन वीज़ा इनकी ज़रूरत होती है। सो ये जो EB-5 वीज़ा है ये अलाउ करता है फॉरेन इन्वेस्टर को कि वो ग्रीन कार्ड जो है वो भी ऑब्टेन कर सकते हैं यूएस के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके, यानी अगर वो क्रिएट करते हैं जॉब्स यूएस में तो उनको वहां पे ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है। दूसरा, अगर हम गोल्डन वीज़ा की बात करें तो ये एक नया प्रोग्राम है जो कि डायरेक्ट पाथ आपको देता है। आप इन्वेस्टर अगर हो और कुछ सम पे कर रहे हो तो आप लोग को जगह रहने मिल सकती है यूएसए में इस गोल्डन वीज़ा के थ्रू। तीसरा, H1B वीज़ा जो है वो एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, वो स्किल्ड वर्कर्स के लिए है, नॉट स्पेसिफिकली फॉर इन्वेस्टर। तो ये स्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए बना है, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। इन्वेस्टर्स के लिए अगर देखा गया तो ग्रीन कार्ड वीज़ा, सॉरी ये EB-5 वीज़ा और गोल्डन वीज़ा ये दो देखने मिलते हैं। इसलिए EB-5 और गोल्डन वीज़ा जो है वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड रेसिडेंसी वीज़ा आपको यूएसए में देखने मिलते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखेगा, न्यूज़ में अभी रहा है रिसेंटली, क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री को लेकर, और हिस्ट्री का ये जो इवेंट है, ये जो पर्सनालिटी है ये न्यूज में आई है क्योंकि इनसे रिलेटेड एक इवेंट हुआ है। अब आमिर खुसरो ये एक पर्सनालिटी है हिस्ट्री की, मिडिवल हिस्ट्री की। तो याद रखिएगा ऐसे इवेंट्स पे अगर कोई करंट में न्यूज मिल जाती है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपका स्टेटमेंट 1 है वो कोर्ट पोएट थे मुगल एम्परर अकबर के वक्त के। स्टेटमेंट 2 है उनका इन्वेंशन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने इन्वेंट किया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सितार और तबला, तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन्वेंशन में सितार और तबला की। ये दूसरा स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको चूज करना है। सो आपका ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2 और ऑप्शन डी है नाइदर 1 नॉर 2। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये आमिर खुसरो है। सो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है, यानी स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। यानी यहाँ पे देखा गया तो ओनली 2 इज द आंसर। अब जो ऑप्शन 1 था वहां लिखा था कि आमिर खुसरो ये मुगल के एरा के हैं, तो ये गलत है। मुगल का एरा बाद में शुरू होता है, 1526 से मुगल का रूल शुरू होता है जब बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ते हैं। उसके पहले दिल्ली पे दिल्ली सल्तनत रूल करते थे और जो सुल्तान थे दिल्ली के उन्हीं के अंडर आमिर खुसरो जो है वो रहे हैं। सो आमिर खुसरो ये सुल्तान के साथ रहे, अकबर के साथ नहीं। अकबर के साथ अगर देखा गया तो तानसेन वो इनके यहाँ के मेन म्यूजिशियंस में से एक थे। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो भी ट्रेडिशनली क्रेडिट मिला है डेवलपमेंट, जो सितार और तबला डेवलप हुआ है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आमिर खुसरो का है। बट इसके ऊपर काफ़ी स्कॉलर्स डिबेट भी करते हैं है या नहीं, बट हम ये मान के चल सकते हैं कि बिल्कुल है, ज़्यादातर हिस्टोरियंस का यही मानना है। और आमिर खुसरो का न्यूज़ में रहने का कारण है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो उन्होंने 25th एडिशन, जहां एक खुसरो एक सूफी म्यूजिक फेस्टिवल था आमिर खुसरो के लिए, उसको अटेंड किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, और उन्होंने कंट्रीब्यूशन भी बताया है सूफी ट्रेडिशन का इंडिया में क्या रहता है। सो इसके लिए ये न्यूज़ में रही है आमिर खुसरो, तो आपको ये अच्छे से पढ़ के रखना है इनके बारे में। उसके बाद का आपका अगला क्वेश्चन है जो न्यूज़ में रहा है वो है गिलॉय। गिलॉय का नाम तो आपने सुना होगा, जब कोविड चल रहा था तो गिलॉय जो है वो हमेशा न्यूज़ में रहता था। सो गिलॉय को लेके यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट रिगार्डिंग गिलॉय। गिलॉय को टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है इट इज डेसिडियस श्रब with known immunomodulatory and adaptogenic properties in traditional Ayurvedic medicine. Option B, it is primarily used in modern medicine as synthetic antibiotic. Option C, it is a rare endangered species found only in high altitude regions of Himalaya. Option D, its primarily medicinal value lies in its high concentration of vitamin C. यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, गिलॉय इस तरह से देखने मिलता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए। तो गिलॉय जो है जिसको टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहा जाता है, ये क्लाइंबिंग श्रब है। तो आप देख सकते हैं कि वेल और बेल जिसे कहते हैं ना, बेल की तरह ऐसा ये जाता है, ये क्लाइंबिंग श्रब है और ये दूसरे ट्री पे उगता है। ये जिस फैमिली का है वो मेनिस्पर मैके इसको कहा जाता है वो फैमिली, और प्लांट जो है वो इंडिया का ही नेटिव है, यानी इंडिया में ही पाया जाता है, बट ये चाइना में भी पाया जाता है और कुछ ट्रॉपिकल एरियाज ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका है वहाँ भी पाया जाता है। इसको हर्बल प्लांट, ये एक हर्बल प्लांट है, आयुर्वेदिक और फोक मेडिसिन में इसका बहुत बड़ा रोल है। सो हम यही देखते हैं कि लोग जो होते हैं इसको यूज़ करते हैं बहुत सारे हेल्थ कंडीशन में ट्रीट करने के लिए। सो जैसे कि आपको ऑप्शन ए में लिखा था वो बिल्कुल सही है कि ये एक डेसिडियस श्रब है। डेसिडियस श्रब यानी ये ऐसा एक पेड़ है, यानी एक ऐसा प्लांट है जो कि एक समय जो होता है जब पतझड़ चलती है, यानी जब
प्लांट्स ट्रीज जो होते हैं वो अपने लीव्स को शेड करते हैं, तो ये उसी कैटेगरी का। तो डेसिडियस यानी जो अपने एक सीजन में ट्रीज अपने लीव्स को शेड करते हैं उनको डेसिडियस कहा जाता है। और इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटरी और एडॉप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज जल्दी से अडॉप्ट कर लेता है चीज़ों को, और इम्यूनिटी भी हमारे अंदर की बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के कारण ये कोविड में बहुत काम आता है, तो इसीलिए ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन करके यूज होता है। और ये न्यूज़ में इसीलिए रहा है कि रिसर्च हुआ है गिलॉय पे यानी टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया पे, और आपको ये बता दूं कि इस पे रिसर्च 6.5% बढ़ा है पिछले 10 सालों में, क्योंकि कोविड जो है उसके बाद तो इस पे बहुत रिसर्च चल रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इम्यून बूस्टिंग है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, एंटी वायरल है, वायरस को भी खत्म करता है, और एडॉप्टोजेनिक इसमें प्रॉपर्टीज भी है, जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट भी कर लेता है। सो कहीं ना कहीं इसीलिए ये गिलॉय जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा न्यूज़ में आपको देखने मिलता ही रहेगा जितना इस पर रिसर्च चलेगा। सो ये थे 5 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो नॉलेजेबल लगती है। अगर लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती है, ताकि मुझे आपके सपोर्ट मिलते रहे और मैं और भी वीडियोस बनाता रहूं। सो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।